सॉलिड एंगल था, सॉलिड एंगल को किसे दिखाते हैं बताओ? ओमेगा से। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? ए कॉस थीटा बटा, अगर हम लोग एरिया छोटा लेते हैं तो एंगल डी ओमेगा मिलता है, तो डी ओमेगा बराबर क्या लिखते हैं? डी ए कॉस थीटा बटा, ऐसा पढ़े हैं ना? और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? इसका एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होता है, एस्टेरेडियन नहीं होता है। एस्टेरेडियन आप इसलिए इस्तेमाल करते हो ताकि पता चले कि आप ठोस कोण की बात कर रहे हो। सुनाई दिया? कल मैंने ये बात क्लियर किया था कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों यूनिटलेस होते हैं, दोनों का कोई मात्रक नहीं होता। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ठोस कोण का ऐसा ही मात्रक होता है और ऑप्शन में रहेगा भी एस्टेरेडियन, एकदम रहेगा, टिक आउट मत कर देना। आई बात समझ में? ठीक है, प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, इनका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये काम खत्म है। अब आते हैं सॉलिड एंगल की सहायता से गॉस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो अगर सॉलिड एंगल से आप करना चाहते हो ना, तो आप किसी भी शेप का बॉडी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जैसे कई लोगों को जैसे कि ये दिक्कत होती है, यह कन्फ्यूजन होता है या लगता है ऐसा कि सर आप जब गॉस थ्योरम प्रूफ किए थे पहली बार वाला, याद है आपको? तो मैंने किस शेप का बॉडी लिया था, याद है आपको? एस्फेरिकल शेप का। सर्कल नहीं, एस्फेरिकल, बोलिए कैसा लिया था? ठीक है, एक बार थोड़ा सा उसका जिक्र कर लेते हैं, इंट्रो कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का ये चार्ज था क्यू, इसके कारण अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई बराबर वो ऐसा कुछ आएगा कि क्यू बटा ये जो डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस हमें पता है कि ये रेडियस है, तो मैं आर का स्क्वायर कर सकता हूँ। इस पॉइंट पे इतना होगा। अच्छी बात क्या है कि इस स्फीयर के हर पॉइंट पर, इस स्फीयर के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे मैं छोटा सा एरिया अगर डी ए इमेजिन करूँ, तो इस डी ए एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा ऐसे होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर ही होगा, और थीटा मिलेगा हमको कितना? 0 डिग्री। और यही कहानी हर डी ए की होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जब फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, टोटल फाई कैलकुलेट करते हैं, तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, हम लोग क्या लगाते हैं, याद करो सही से, ई डॉट डी ए। एकदम गॉस थ्योरम प्रूफ करना हो, एग्जाम में आ जाए, कंडीशन ना दे कि सॉलिड एंगल से प्रूफ करना है, यही तरीका लगाना। बस आप लिख भी चुके हो कॉपी में, लैंग्वेज के साथ थोड़ा करना, मैं बस दिखाता हूँ कि जल्दी कैसे हो जाएगा। ई क्या होगा, देखो यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, डी ए। डॉट में कॉस आता है, लेकिन हर डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो कॉस जीरो तो वन ही होगा। तो डी ए का इंटीग्रेशन, ये डी ए है क्या, इस स्फीयर का छोटा सा एरिया, फाइनली स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा डी ए के इंटीग्रेशन से, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो के का वैल्यू कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा ये आर स्क्वायर, और इंटू ये कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, ऊपर क्या बचा क्यू, नीचे क्या बचा एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में मैं क्यू ऐसे दिखा सकता हूँ। यही है गॉस थ्योरम। क्या कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होगा वो बंद सतह के अंदर कितना चार्ज है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही है ना गॉस थ्योरम। आ गया मैथमेटिक्स में ही हम लोगों का, इसी को स्टेटमेंट में हम लिखते हैं। ठीक है, यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है। अगर सॉलिड एंगल की सहायता से करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे शेप का बॉडी लेंगे जो रैंडम किसी भी टाइप का हो सकता है, आप किसी भी शेप का इमेजिन कर सकते हो, किसी भी तरह का। ठीक है, जैसे मान लो मैं ऐसे एक रेंडमली ऐसे इस शेप का एक बॉडी इमेजिन कर, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, अब घबराना मत। ठीक है, इसमें आप चार्ज भी कहीं भी कंसीडर कर सकते हो, मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि बंद सतह के अंदर चार्ज आप कहीं भी रख लो, फ्लक्स चेंज नहीं होता। और अगर सब भूल जाना ना, तो इतना जरूर ध्यान रखना कि अंदर चार्ज कहीं भी रख लोगे, इस चार्ज से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होगी, लाइन जो होगा वो तो सेम होगा, है ना? बोलो, आप चार्ज यहाँ रखोगे, अगर ये चार्ज क्यू है, तो अगर 1 लाख लाइंस निकल रहे हैं, तो इसको यहाँ रख दोगे तब भी 1 लाख ही निकलेंगे, यहाँ रख दोगे तो उतना ही लिखेंगे। आई बात समझ में? हाँ, चार्ज बढ़ेगा तो लाइंस बढ़ेंगे, चार्ज कम होगा तो लाइंस कम होंगे। ठीक है, तो फ्लक्स अगर ये है, फ्लक्स को हमने ऐसा डिफाइन किया है कि एरिया से कितना लाइंस पास आउट हो रहे हैं, किसी सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होता है, भाई इसके अंदर रखे हो तो कहीं भी रख दो, इस बंद सतह से या सरफेस कैसा भी हो, उतने ही लाइंस पास आउट होकर बाहर जाएंगे।
ये बात आपको समझ में आती है? एक टॉर्च आप जला रहे हो, एक टॉर्च से प्रकाश किरण निकल रही हैं, बार बार उसी टॉर्च को ऑन ऑफ कर रहे हो, ऑन ऑफ कर रहे हो, हमेशा प्रकाश की इंटेंसिटी उसी तरह से है। अगर पोटेंशियल बैटरी का सेम है तो अगर रेज बराबर निकलेंगे और प्रकाश किरण बराबर निकलेगी तो सोच के देखो, वो टॉर्च आप यहाँ रख के जलाओ या यहाँ रख के जलाओ, यहाँ रख के जलाओ, लाइट की रेज जो होगी, प्रकाश की जो किरण की जो संख्या होगी, वो तो बराबर ही पास आउट होगा। ये बात समझ आती है? ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। बट इन मैथमेटिक्स सॉलिड एंगल कैसे प्रूफ करेगा, इस चीज को ध्यान से सुनना। मान लो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे चार्ज ले लिया कैपिटल क्यू, क्लियर। अब मैं छोटा सा यहाँ पे एक डीए एरिया इमेजिन करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा सवाल ये है कि इसका यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको मैं मानता हूँ ये आर है, ठीक है। यहाँ पर जो इसका एरिया है वो कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसे है, और इस एरिया का एरिया वेक्टर ये ऐसे जा रहा है। आप समझ पा रहे हो? ध्यान से सुनना, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, आराम से देखो। यहाँ पे इसको 3 डायमेंशनली इमेजिन करना, जैसे स्फीयर इमेजिन करते हो ना, वैसे। ये कोई लाइन नहीं है, धागा नहीं है, एक लाइन नहीं है ये कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है जिसका शेप टेढ़ा मेरा है। जैसे मान लो कोई लोहे का ग्लोब हो, लोहे का, चारों तरफ से हथौड़ा हथौड़ा मार करके उसका सरफेस को अपने टेढ़ा वरा कर दिया, उस टाइप की बॉडी को इमेजिन हुआ है दिमाग में? हाँ, तो त्रिविमीय, जिस जो अच्छा खासा स्पेस कवर करता हो, तो उस टाइप का ले लो, और उसको मार मार के ऐसा अपने टेढ़ा कर रखा है, तो उसका सरफेस ये वाला जो आपको दिख रहा है, आप मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एरिया इमेजिन करूँ यहाँ पे, तो उसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर इधर होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अब चलो, अब अगर एरिया वेक्टर इधर गया, ये रहा हम लोगों का एन कैप, क्षेत्रफल सदिश एन कैप से दिखाते। अभी इस पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, ये डिस्टेंस आर है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मुझे बताओगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आंसर है के क्यू बटा स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत है तो बोलिए। के ये चार्ज और ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब ध्यान से देखो, ये वाला क्या है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल ये क्या है? थीटा। कोई दिक्कत? अब इस एरिया वेक्टर का एक घटक ऐसे तोड़ सकते हो? अरे बोलो हाँ या ना, ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इसको जब ऐसे दो हिस्सों में तोड़ोगे, आप ध्यान से सोचो, मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, ऐसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को मैं बढ़ा के बोल देता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? दिख रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और इसको कह रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाला एक्सिस कौन सा है? वाई एक्सिस है। अब ये जो एरिया वेक्टर है, कल वाला क्लास याद करो आप, लास्ट टॉपिक, लास्ट वाला, कि किसी एरिया वेक्टर को दो घटक तोड़ सकते हो, तो इसका एक हिस्सा ऐसे तोड़ोगे तो एक हिस्सा इधर आएगा और एक हिस्सा ऊपर जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो अगर इसका जो भी यहाँ पे एरिया है और ये डायरेक्शन है, मैं इसका घटक तोड़ूं, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे एक एरिया इमेजिन कर सकते हो? थोड़ा सा हाँ या ना? वो भी तो डीए होगा, डीए कॉस बोलेंगे ना उसको। अरे बोलो हाँ या ना? ये वाला एरिया कितना हो बता सकते हो? डीए कॉस थीटा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा ऊपर गया इसका, उसका एरिया यहाँ पे ऐसे होगा, इसको क्या बोलोगे? डीए साइन थीटा। क्या बोलेंगे? अब मुझे बताओ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहे हैं, क्या डीए साइन थीटा वाले एरिया से गुजरेंगे? नहीं गुजरेंगे, क्योंकि ध्यान से देखो, वो ऐसे है, वो ऐसे है, तो वो तो ऐसे पास हो जाएगा ना। लेकिन जो एरिया ऐसे है उससे तो पास होगा ना, तो किससे गुजरेगा? डीए कॉस से या डीए साइन से? डीए कॉस से निकलेगा, ये पहले भी डिस्कशन हो चुका है। चलो कोई नहीं, तो ये वाला एरिया होगा। अगर मुझे इस डीए से ये वाला जो मैंने लिया था फ्लक्स चाहिए मेरे को, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स होने वाला है, जो फ्लक्स हमारा होने वाला है, उसकी कहानी क्या होगी? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। ऐसा कुछ करता हूँ मैं, इसका ये मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, सॉरी अब मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ मैं, ई डी ए कॉस थीटा। अब मुझे एक चीज बताना, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई के जगह ये वाला वैल्यू पुट करना है, मैं रख देता हूँ, क्या बोलो? के क्यू बटा आर स्क्वायर। एरिया मैंने कौन सा लिया? एरिया कौन सा लिया? डीए कॉस लिया कि डीए साइन लिया? डीए कॉस लिया। लेकिन जब डीए कॉस ले रहे हो तो उसका एरिया वेक्टर तो इधर ही है। अरे बोलो हाँ या ना? डीए कॉस का डायरेक्शन तो इधर ही है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो उसके बीच का कोण कितना होगा? फिर उसका अगर कॉस लेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 1 आ जाएगा।
तो उसकी चिंता करनी है नहीं करनी, ये समझ आया? ठीक है, खैर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे कौन सा हो गया बताओ, डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर सकते हैं। बताओगे क्या कांस्टेंट है? आर कांस्टेंट नहीं है। यही तो है जो थोड़ा सा स्फेरिकल वाला जो कॉन्सेप्ट था, स्फेयर जो ले रहे थे तो उसमें आसान क्या था, चार्ज हमने सेंटर में पुट कर दिया, हर पॉइंट के लिए आर कांस्टेंट हो गया था। लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट के लिए आर सेम नहीं है। अगर हमने यहाँ लिया होता तब तो आर इतना ही होता, अगर मैं यहाँ ले लूं तो फिर तो आर इतना ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आर आपका वैरी करेगा, परंतु उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, देखना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये बाहर आएगा, क्यों बाहर आएगा, ये तो बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू चार्ज है आपका वो भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये बचा इंटीग्रेशन ऑफ क्या बताओ, डी ए कॉस थीटा बटा, ध्यान से देखो ये कुछ है, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ये कुछ है, हाँ डी ओमेगा है। तो अगर ये डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर है, उसको मैं क्या कर दूं, अच्छा आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो, भूल मत जाना, आप फ्लक्स निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, इस बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हो, इसीलिए आप इंटीग्रेट भी कर रहे हो। तो क्या मैं यहाँ पे कि क्यू और इस इंटीग्रेशन के जगह इंटीग्रेशन लगा के ये जो पूरा कंपोनेंट है इसको डी ओमेगा कर दूं, और डी ओमेगा सॉलिड एंगल है, ध्यान सुनना बात, गौर करना इस बात का, डी ओमेगा जो है क्या है, सॉलिड एंगल है। अगर आप आराम से सोचो ना, इमेजिन कर पाओ, देखो यहाँ पे जो है सो कि कितना भी मैं पिक्चर कर लूँ, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो अच्छे से इमेजिन कर पाओगे। ठीक है, मैं जो कहने जा रहा हूँ थोड़ा सा टाइम देना इस पे, ना हो तो वीडियो को जाकर रिवाइंड करके बार बार 2-3 बार देख लेना, फील आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, इस कमरे के अंदर एक पॉइंट मैं ले लूँ, और ये जो आपको इधर ये जो दीवार दिख रहा है, इस दीवार का जो बाउंड्री है, ये जो होता ना परिमाप, चारों लाइन ऐसे, चारों भुजा, एक वर्ग का ऐसा कुछ, उसके हर पॉइंट से आप लाओ, और जैसे कि ऐसे धागा इस तरीके से ला करके बांध दो, इधर से भी हर पॉइंट से लेकर के आओ, ऐसे लेकर के आओ, तो यहाँ पे एक सॉलिड एंगल बनेगा। ऊपर से भी लेके आओ एक बनेगा, इस वाले दीवार से लेकर के आओ ऐसे बनेगा, इधर से भी लेकर के आओ बनेगा, इधर से भी लेके आओ, नीचे से भी लेके आओ, वो सब मिला करके आप क्या कहते हो, टोटल जो बनेगा वो 4πs रेडियन। मैक्सिमम कितना आया था, एक स्फीयर के, जैसे आप ये बात जानते हो ना कि सर्कल के सेंटर पे मैक्सिमम एंगल, प्लेन एंगल कितना होता है 2π रेडियन, वैसे ही एक स्फीयर के सेंटर पे जो मैक्सिमम सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है 4πs रेडियन। ये कल के क्लास में खत्म हो चुका है। तो वो जो आप चारों तरफ से पकड़ के ला रहे हो वो 4πs रेडियन है। अब जरा फर्ज करो, इस घनाकार रूम को हटा दो, घनाकार रूम को हटा दो, और करो क्या, फुटबॉल इमेजिन करो, स्फीयर इमेजिन करो, या अर्थ को, पृथ्वी को दिमाग में रखो, और अब पृथ्वी के सेंटर में चले जाओ, और करो क्या, पृथ्वी का जो सरफेस है ना उसका छोटा छोटा डी डी एरिया इमेजिन करो, अब पकड़ पकड़ के धागा बांध बांध के सेंटर पे ले जाकर उसको लेके जाओ, बताओ टोटल एंगल कितना बनेगा, तभी 4πs रेडियन बनेगा। कितना बनेगा, आप एक काम करो, कोई नहीं कोई नहीं, कोई सरफेस टेढ़ा है, जैसा भी है, घन है, घनाभ शेप का, जिस शेप का है, उसके सरफेस के छोटे छोटे एरिया वो टुकड़े टुकड़े कर लो, और उन सबसे धागा बांध बांध के थोड़ा थोड़ा सॉलिड एंगल बना बना करके फाइनली आप सेंटर पे पहुंचो, आपको पूरा कितना मिलेगा, वो 4π ही मिलेगा। ये बात आपको समझ आती है? तो आप ये सरफेस कैसा भी ले लो, कैसा भी ले लो, ये फाइनली डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये डी ओमेगा जो बन रहा है, इस डी ओमेगा का जो इंटीग्रेशन है फाइनली, ये किसी भी शेप का लेते हैं हम लोग तो कितना आने वाला है 4π। ये कितना आने वाला है 4π आने वाला है। तो आप जैसो कि फाई बराबर के का वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा बोलो, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, क्यू के जगह पर क्यू है, और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या आएगा 4π से 4π गया, क्या आया क्यू बाई, आ गया क्या, नहीं आया। देखो अच्छा एक बात बताओ, जब हमने स्फीयर से करा तो बहुत आसान था, इतना ही लाइन में हो गया, सॉलिड एंगल से करा इतना ही लाइन में हो गया, कोई दिक्कत। लेकिन हाँ ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि ये सॉलिड एंगल कैसे बन रहा है, तो इसके बनने की कहानी पिछले क्लास में थी, समझ आया, ठीक है, इसीलिए वो थोड़ा सा लंबा टाइम भी लगा, लेकिन वो अगर आपको समझ में आता है तो यहाँ से कहानी ये बहुत आसान हो जाता है, और ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हो। और अब कैसा भी सरफेस ले लो, कैसा भी सरफेस ले लो, सोच के देखो, ये जो आप यहाँ छोटा सा एरिया ऐसे इमेजिन कर रहे हो, इसके चारों तरफ से ऐसे लेकर के ला करके आप मिलाते हैं 3 डायमेंशनली, तो एक सॉलिड एंगल बनता है कि नहीं बनता,
1 था। आप अगर मान लो यहाँ भी इमेजिन करोगे, यहाँ भी इमेजिन करोगे, अगर ये खुद ही परपेंडिकुलर हो गया तो कुछ सॉलिड एंगल बनाएगा नहीं बनाएगा? ठीक है, कोई मान लो आपने यहाँ ले लिया, ये ठीक है थोड़ा तिरछा है, इसका कोई घटक तोड़ोगे तो ऐसे परपेंडिकुलर आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो हाँ या ना? इसका कुछ हिस्सा तो ऐसे होगा, वहां से पर कैसे सॉलिड एंगल बनो? ये बात आपको समझ में आती है? हर डी ए कॉस थीटा का जो सॉलिड एंगल होगा ना, वो यहाँ पर जाकर के मैक्सिमम चारों तरफ जो डी ए कॉस थीटा पकड़ पकड़ के जो छोटा छोटा एरिया का यहाँ पे एंगल बनाओगे, वो फाइनली आपको 4πs रेडियन देने वाला है। आई बात समझ? तो ये कहानी है इसकी। और इस ऐसे भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि भैया अगर बंद सतह के अंदर आपका जो चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो टोटल फ्लक्स इस सरफेस से जो पास आउट हो रहा होगा उस फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत? कर लिया जाए। हो गया? कोई बाकी नहीं है ना? चलो, एक मैंने क्वेश्चन दिया था आपको फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, याद है? भूल गए ना आप लोग? बहुत भूलते हैं आप लोग। नहीं दिया था? दिया था ना? हाँ तो बोलो ना कि दिया था, गजब वाला ये। क्या था? ऐसे क्यूब था और क्या बोला गया था बताओ? हाँ, इस क्यूब से एक रॉड जा रहा था, इस क्यूब से एक रॉड जा रहा था, और इस रॉड पे क्या था? ऐसे पॉजिटिव चार्ज था, और इस पॉजिटिव चार्ज का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कितना दिया था? 2 माइक्रो कूलम प्रति, और इस क्यूब का जो साइड था वो कितना था? 4 सेंटीमीटर। तो फ्लक्स निकाला आपने? चलो बताओ कितना आया? 8 - 2 माइक्रो कूलम। फ्लक्स का यूनिट माइक्रो कूलम होगा? फ्लक्स का यूनिट माइक्रो कूलम होगा? कल ही तो बताया था, फ्लक्स का फॉर्मूला जब E डॉट ए लिख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम। क्या होता है? और उसमें मीटर स्क्वायर। तो ऐसा हुआ ना भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हाँ, अच्छा कोई नहीं, चलो मैं मान लेता हूँ कि आपसे गड़बड़ हो गया, बस यूनिट आप ये थोड़ा ठीक कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर? और भी आगे चल के बड़ा सस्ता हो जाएगा, अभी महंगा है। फ्लक्स का जो यूनिट है बड़ा सस्ता हो जाएगा, घबराइए मत। आगे बढ़े, ध्यान से देखना। देखो इधर, तो ये जो आपका आया है, चलो मैं चेक कर लेता हूँ क्या है। कितने लोगों का ये आया वैसे आंसर? हाथ उठाओ। 1 2 3, इधर 2 लोग बोल ही रहे थे, 5। और कोई? और किसी का इससे कुछ अलग? क्या है बोलिए? हाँ बोलिएगा। 1.32 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही ना? ठीक है, और कुछ? ये पूरी सभा भरी हुई है, इतनी जनता है, बोलिए और कोई? और कोई नहीं? कितने लोग ट्राई नहीं किए? देखे भी नहीं है बुलेट के? देखना चाहिए था वैसे। है, चलो सुनो, ये क्यूब है, इस क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो अगर इस क्यूब से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी कहानी है, ये निकाल लो कि इस क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि घन के अंदर कुल आवेश, क्योंकि भैया अगर ये बंद सतह है, क्लोज सरफेस है, तो इस पर गॉस थ्योरम अप्लाई किए जा सकते हैं। और गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए फाइंड करना होगा कि बंद सतह के अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो अगर मुझे टोटल चार्ज अगर मैं क्यू मान लूँ और वो कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो मुझे लगता है कि लैम्डा इंटू इसका जो साइड है वो कर देना चाहिए, और चूंकि सेंटीमीटर में है तो मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ये कैसे हो गया? इसका ये मतलब हुआ ना, इसका साइड कितना हुआ? 0.04 मीटर होगा ना, 100 से डिवाइड करोगे तो। और इस लैम्डा का क्या मतलब होता है सोच के देखो। लैम्डा का ये मतलब होता है कि भैया अगर 1 मीटर लोगे तो उस पर चार्ज इतना मिलेगा, 2 माइक्रो कूलम। यही मतलब हुआ ना। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्यूब का जितना
एड्ज है, किनारा है, ये रॉड उतना ही लंबाई तो अंदर होगा, नहीं होगा। ये बात समझ आई? अगर ये रॉड स्ट्रेट है और आर पार कर रहा है, तो इसका रॉड, इस रॉड का कितना हिस्सा इस क्यूब के अंदर होगा? जितना इसका साइड होगा। अरे हाँ ना बोलो, उससे ज्यादा थोड़ी ना होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम तो वही पॉसिबल है। तो अब मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है, तो मुझे पता है यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है, और लैम्डा होता है कि एकांक लंबाई पे कितना होता है। तो एकांक लंबाई पे अगर इतना है भाई तुम्हारा 2 माइक्रोकूलम है, तो 0.4 मीटर पे कितना, तो सीधे मल्टीप्लाई करो ना। अरे बोलो हाँ या ना। तो कितना आ जाएगा, क्यू बराबर लैम्डा का वैल्यू रख दो, 2 × 10⁻⁻⁻⁻, था ना ये, और इंटू 4/100। तो कितना हो जाएगा, क्यू बराबर 4 दूना बोलो, ये 8 हो जाएगा, और 2 जीरो और ऊपर जाएगा ये माइनस में, तो 8 × 10⁻⁻8, और भैया ये आ जाएगा कूलम में। किसमें आ जाएगा, कैसे, ध्यान से देखो, लैम्डा क्या होता है, कूलम पर मीटर, और ये डिस्टेंस मीटर में था, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, कूलम। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसके अंदर टोटल चार्ज इतना है, तो बस फ्लक्स कैलकुलेट करना था। गॉस थ्योरम ये कहता है भैया 1/ε0 गुना होता है इसके अंदर टोटल चार्ज का, तो टोटल चार्ज आपका क्यू है, बस 1/ε0 लिख दो, वैल्यू पता है तो पुट कर दो, और क्यू आपको पता ही चल गया, 8 × 10⁻⁻8, और मात्रक अब ऐसा यूनिट वाला यूज कर लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, आ जाएगा आंसर। एक चीज आपको बताता हूँ, अभी ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसका वैल्यू आप क्या इस्तेमाल करते हो, 8.85 × 10⁻12। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ, एक अलग नजरिया से देखना, और ऐसे कैलकुलेट करना, आंसर बड़े अच्छे आते हैं, मतलब बहुत खूबसूरत आंसर आते हैं। हमको क्या पता है, ध्यान से सुनना, 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁻9। यस और नो, क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा देर के लिए 1/ε0 छोड़ दूं अगर, तो 4π उठ के वहां चला जाएगा, और 4π अगर इधर मल्टीप्लाई में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 36π × 10⁻9 हो सकता है क्या, बोलो है ना? तो अगर मेरे को यहाँ पे 1/ε0 दिख रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 36π × 10⁻9, बोलो हाँ या ना? ये थोड़ा आंसर पसंद आया, नहीं आया? ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप 8.85 × 10⁻12 रख सकते हो, रखिए, लेकिन फिर बटा में जब 8.85 से लेके आओगे, तो फिर भाग भी तो देना पड़ेगा, तो काम तो और मुश्किल कर रहे हो ना आप, अरे बोलो है ना? तो क्या आ जाता है, आप थोड़ा सा इसको मान लीजिए कि अगर 1/ε0 का वैल्यू चाहिए, तो हम इस्तेमाल यहाँ करेंगे 36π × 10⁻9। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे 36π × 10⁻9 इसकी जगह इस्तेमाल करूँ, और पहले से हमारा है 8 × 10⁻⁻8, तो आई होप ये कितना आना चाहिए, 36 में 8 से गुना करो, कितना होता है, करो ना, 8 चक 48, 4 8 3 का 24 4, सही है ना? देख लेना आप लोग, पाई लगाना बाकी है, और 10 का पावर ये -8 और ये 9, कितना बचेगा, यही ना, यानी इसका मतलब है 2880 इतना आंसर, मात्रक लगा लेना। क्लियर है, बोलिए हाँ या ना? अब यहाँ पे 10 का पावर 9 है, 10 का पावर -2 है, मुझे कोई सही नहीं लगा, कोई लग रहा है आपको सही? नहीं है, इधर तो पहली बात पाई वाई है नहीं, बट कोई नहीं, आपने प्रयास किया, एक कोशिश करी आपने, और अच्छी कोशिश करी, अच्छा लगा मुझे वैसे, ठीक है, बस यही है कि सही नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? तो इसमें ये क्वेश्चन आसान कैसे हो गया, गॉस थ्योरम। अगर गॉस थ्योरम हमारे पास नहीं होता, तो फिर टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना, वो ई डॉट डी ए करके फिर निकालते रह जाएंगे, अवस्था खराब हो जाएगी। सही बात समझ में? ठीक है, चलो जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो ये क्या है, एक अर्धगोलाकार वस्तु को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर वस्तु के, वास्तु यहाँ पे हो गया, वस्तु के वक्र सत्ता नहीं सतह, वक्र सतह से गुजरने वाला फ्लक्स होता है, क्या होता है? ठीक है, देखो समझाता हूँ, ये क्या है, एक अर्धगोलाकार, आप अर्धगोलाकार समझते हो ना,
कटोरा कटोरा इस टाइप का, बिल्कुल MES। ये रहा, ठीक है, ये अर्धगोला है और इसको रखा गया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो तो मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ यूनिफॉर्म है कि नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, आपको अगर बीमारी पकड़ रहा है कि सर ऐसा अभी तक आपका नहीं बनाए थे, कोई बात नहीं, हम लीजिए आपको पकड़ के इसे घुमा देते हैं, आप खुश हो जाएंगे। बीमारी खत्म हुआ? कभी भी नहीं हुआ। ये बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। लेकिन हमको यही पसंद है, वापस आते हैं, ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब मुझे करना क्या है, देखो, एक अर्धगोलाकार वस्तु को, ये अर्धगोलाकार वस्तु है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये छत है ना, छत, आप बड़े बड़े मॉल में जाओगे तो क्या होता है, लाइट्स ऊपर लगे होते हैं, है ना, तो कहीं कहीं लाइट लगा हुआ है, लेकिन सोचो कि छत के में हर पॉइंट पे अगर लाइट लगाओ और लाइट एकदम सीधे चल रहा हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गया। और ऐसे कुछ रखोगे, ऐसे झरना वरना टाइप का चलनी वलनी, तो उससे पार करेगा नहीं करेगा? तो वैसे ही हमने एक अर्धगोला ले लिया, कह रहे एक अर्धगोला वस्तु को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर, मतलब रखा जाता है, तब वस्तु के, इस वस्तु के वक्र सतह से, ये जो नीचे वाला सतह है, कमाल कितना, ये वाला नीचे वाला सरफेस है, ये लाइन है कि सरफेस है? 2D में तो मजबूरी है ना, आप समझ रहे हो ना, वो 2D होता है, 3D दिखाना होता है, ये नीचे वाला सरफेस की बात चल रही है, ये समझ आ रहा है? हाँ, अच्छा, आप लोग ये सब वीडियो में देखते हो, पकड़ में आता है सर क्या कर रहे हैं? हाँ, आप ढेर मत बोलो, ठीक है, चलो, इस सरफेस है, ठीक है, लाइन नहीं है, क्या बोलो, वापस आओ। तो यहाँ पे जैसे कि इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? लाइन तो पास हो रहे हैं और सरफेस क्लोज भी नहीं है, या ऐसे सोचो, क्या बोलते हैं, अगर ये मान लो ऊपर से ढक्कन वक्कन लगा दो तो फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना लाइन इन करेगा उतना आउट हो, ये बात पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन अगर ये ओपन सरफेस है, इधर से मतलब खुला हुआ, ढक्कन वक्कन नहीं है, ऐसे गुजर रहा है, तो इस सरफेस को तो एक ही बार काट रहा होगा ना, तो फ्लक्स तो होना चाहिए, और होगा भी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, इसका एक ट्रिक लगाते हैं, ये क्वेश्चन मात्र एक आपके लिए सीख है, कि अदरवाइज कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सोच सको, उस चीज को सिखाने के लिए क्वेश्चन आपको दिया गया। क्या है? आप करो क्या, जानबूझ के इसको क्लोज कर दो ऊपर से, क्या कर दो, ऊपर से इसको जानबूझ के क्लोज कर दो। अब मुझे बताना कि ऊपर वाला जो एरिया है, ये जो ऊपर वाला एरिया है, वो निकालना आसान है कि नहीं, ये बताओ? वो तो प्लेन होगा, अरे बोलो हाँ या ना, और उसकी अपनी कुछ रेडियस होगी, हाँ या ना, अरे बोलो। तो इसकी जो भी रेडियस होगी उसको मैं बोल देता हूं कैपिटल आर। तो बताओ जरा, ऊपर वाला एरिया कितना हो जाएगा? क्या बात, गजब, आत्मा प्रसन्न कर दिया आप लोग, पाई आर स्क्वायर। सही बात है, कई लोग तो अभी घबरा भी रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं हो गया? सही बोला आपने, पाई आर स्क्वायर होगा, नीचे वाला सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ऊपर वाला कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, वेरी गुड। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर किधर लेंगे? ऊपर की तरफ। एरिया वेक्टर एन कैप किधर लेंगे? ऊपर की तरफ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? नीचे की तरफ। तो अगर इस कर्व सरफेस को थोड़ा देर के लिए हम लोग इग्नोर कर दें, मान लें कि ये कर्व सरफेस है ही नहीं, तो अगर इस तरह का एक वृत्ताकार सरफेस है जिसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म पास हो रहा है E, और फिर आपसे पूछा जाए कि फ्लक्स कितना होता है, तो भैया I बराबर हमारे पास तो फॉर्मूला बैठा ही है E.A। सर आप यहाँ पे DA वाला और इंटीग्रेशन वाला क्यों नहीं लगा रहे हो? लगाने की जरूरत ही नहीं है यार, क्यों लगाऊंगा मैं? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर नहीं रहा है। दूसरी बात, एरिया की बात करो तो एरिया कौन सा वेरिएशन है यार, इसका जो एरिया वो क्या है, कांस्टेंट है। तीसरी बात, डॉट में कॉस आता है, मुझे चिंता ही नहीं करनी, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर ले लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे ले लूं, तो हर पॉइंट के लिए मेरे को थीटा 180 दिख रहा है, देख लो सही से, है या ना? आप छोटा सा एरिया यहां इमेजिन करो, चाहे कहीं इमेजिन करो, सबका एरिया वेक्टर कहाँ है?
ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे, बीच का एंगल 180। कोई दिक्कत? तो समस्या ही नहीं है फिर तो। अगर समस्या नहीं है तो हम लोग कर क्या रहे हैं? मजाक कर रहा था। मजाक करने से डर कम होता है। ये cos थीटा सही है। हाँ देखो, ये cos थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इंटेंसिटी को मैं ई ही बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? ई ही बोल रहा हूँ। ई की जगह ई रहेगा, एरिया की जगह क्या हो जाएगा? समझदार हो, पाई आर स्क्वायर, और cos थीटा की जगह कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो आई होप आप समझदार हो। कितना करना चाहिए? माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू ई को लास्ट में कर दिया मैंने। इतना होगा कि नहीं होगा? तो फ्लक्स ये होगा माइनस पाई आर स्क्वायर ई। क्लियर है सबको? अब एक चीज बताना, ऊपर से मैंने बंद किया था, नीचे वाला को गायब किया था। मैंने बोला था इस ऊपर वाले सर्कल से फ्लक्स निकालो, तो ऊपर वाले सर्कल से फ्लक्स आ गया। अब वापस ये था, बस समझाने के लिए मैंने बोला हटा दो, अभी ये वापस है। ठीक है? तो अगर मुझे ये पता चल गया कि इसके अंदर, जब मैं क्लोज किया तो मेरे को क्या पता चला कि इसमें फ्लक्स इन कितना हो रहा है, अंदर कितना जा रहा है, तो इतना अंदर जा रहा है। माइनस साइन क्या बता रहा है? मैंने क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी बॉडी में इन करती है तो फ्लक्स निगेटिव लेते हैं कि पॉजिटिव, और आउट होता है तो, याद आया? तो ये फ्लक्स इन कर रहा है, इतना निगेटिव है। और आपको एक चीज पता है कि किसी क्लोज बॉडी से, किसी बंद वस्तु से, बंद सतह से जितना फ्लक्स इन होगा उतना ही फ्लक्स आउट होगा। क्लियर? तो इस कर्व सरफेस से फ्लक्स निकालना मुश्किल था, लेकिन इसको क्लोज करके प्लेन सरफेस बना करके हमने ये निकाला कि इसमें इन कितना हो रहा है। तो फ्लक्स जितना इन होता है उतना ही फ्लक्स आउट होता है। ठीक है? नहीं बोलो है या ना? कोई दिक्कत? तो भैया बस क्या होगा कि अगर जो इन हो रहा है उसमें क्या लगा दो? माइनस। क्यों? क्योंकि जो आउट होगा इन वाले का ऑपोजिट होगा। नहीं है समझ में? तो अगर इन इतना हो रहा है माइनस पाई आर स्क्वायर ई, तो उसके बाहर एक और माइनस आएगा, तो फ्लक्स आउट कितना हो रहा है? प्लस हो जाएगा। और क्या बोलोगे? पाई आर स्क्वायर ई, ये हो जाएगा फ्लक्स जो इस सरफेस से बाहर जा रहा है, आउट। खत्म? नहीं समझ आया? ये क्वेश्चन नहीं था, एक कॉन्सेप्ट था कि कभी ऐसा टेढ़ा मेरा सरफेस दे दिया जाए कुछ, तो आप क्या करो, उसको ऊपर से बंद कर दो और ऊपर वाले सरफेस प्लेन बन जाएंगे, उससे क्या निकालो? फ्लक्स। अब जितना इन होगा उसके बाद साइन बदल दो, उतना ही क्या होगा? आउट होगा। कोई दिक्कत? देखो, अब मैं यहाँ पे ना एक हेडिंग लिखने वाला हूँ। क्या लगाया मैंने हेडिंग? पढ़ो जरा। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, इसको इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ, इस लाइन का पहले मतलब समझो, उसके बाद इसका टॉपिक पढ़ेंगे। इसका ये मतलब है कि जैसे आप मान लो कोई चीज़ बनाया, आपने कोई हथियार बनाया, कुछ भी है ऐसा, साइकिल बनाया, तो साइकिल बनाया तो उसका इस्तेमाल करते हो ना आप? किस चीज़ में? एक जगह से दूसरे जगह, और दूसरे जगह से अगर तीसरे जगह जाना हो तो तो दूसरी जगह से तीसरी जगह बाइक से जाएंगे, उसके लिए कुछ और आविष्कार करेंगे। अच्छा ठीक है, बढ़िया। ओ, इसी कारण जो है सो कि साइकिल, बाइक, कार, ट्रक और ट्रेन, इन सब के आविष्कार हुआ है। ठीक, बढ़िया बढ़िया। और इसके आविष्कारक आप ही लोग हैं ना? हाँ, किसी ने साइकिल का किया, मतलब पूरा एकदम न्यूटन से लेके गैलीलियो और आइंस्टाइन तक सब इधर ही है। ठीक, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। मतलब मैं, वो क्या बोलते हैं, हम लोग यमलोक में हैं और मैं सब भूत को पढ़ा रहा हूँ, और ऑलमोस्ट मैं भी भूत ही हूँ। हो सकता है मैं ही यमराज हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरे श्रेणी में आए हो, तो समझ रहे हो ना? चलो कोई नहीं।
अच्छा, यमराज भी अपने आप में कितना प्राउड फील करता होगा, हाँ कि ना? मतलब उसके पास अच्छे अच्छे लोग होंगे ना। यमराज के पास अगर पूछा जाए जाके, बताओ तुम्हारे पास कितने कैसे कैसे लोग हैं, गजब का उसके पास आत्मा होगा, दिमाग होगा ना। सोच के देखो कितना भयंकर होगा ना। इसीलिए कोई यमराज से पंगा नहीं लेता जल्दी। हर तरह का उसके पास है, कोई भी वेराइटी खोजो सब मिल जाएगा। सब ज्यादा वहां पे स्टोर हो चुके हैं, है कि नहीं? मस्त एकदम। यमराज का क्या लाइफ है ना। चलो, ये समझो। लेकिन बेचारा कोई दिक्कत नहीं, इन भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकता, यही दिक्कत है उसको ना। तरसता होगा जमीन पर मनुष्य का शरीर धारण करने के लिए, हाँ कि ना? सोचता होगा। हाँ, बेचारा आ ही तो नहीं सकता ना, है कि नहीं? हाँ, लोग को पता चल जाए ना कि यमराज है, तो लोग उसको ललचा देगा, जलेबी खाई हुआ। ठीक है, तो यमराज को लोग पूरा परेशान कर देगा। ठीक है। हाँ, जैसे नहीं होता है कोई आपका फेवरेट गेस्ट आ गया तो आप करने लगते हो, मेरे घर मेरे घर मेरे घर मेरे घर, सर सेल्फी सेल्फी। तो वैसे ही हाल हो जाएगा। बेचारा यमराज कंफ्यूज हो जाएगा कि हम किसके घर जाएं और किसके किसके साथ सेल्फी लें। चलो, अच्छा तुम लेना चाहते हो ठीक है, लेकिन ऐसा हो जाए कि यमराज ही कि तुम्हारे पास आ जाए, थोड़ा सेल्फी इधर आओ। हार्ट अटैक हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बोला हमेशा के लिए साथ चलते हैं, सेल्फी लेने की क्या जरूरत है, आप आ गए हैं, समझ रहे हैं आप। ठीक है, चलो, खैर। लेकिन कभी सोचना, ये सब तुम लोग पागलपन वाला बात है, लेकिन सोचना कभी कभी इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये सब। ठीक है, इस पे जितना सोचो उतना ही निकलेगा। मैं शोध करूंगा यमराज के ऊपर, ठीक है। चलो, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग सुनो। गॉस प्रमेय का, तो इस लाइन का मतलब मैं समझा रहा था, और हम लोग यमराज तक चले गए। कहने का मतलब, आप जब कुछ बनाते हो, कोई चीज ऐसा बनाते हो, थ्योरी कॉन्सेप्ट या जो भी बनाते हो, तो उसका आप यूज करते हो। ठीक है। तो गॉसेस थ्योरम जो है, पहले फ्लक्स हमने डिफाइन करा, फिर गॉस का थ्योरम आया, उसको प्रूव किया गया कि भाई सही है नहीं है। अब इसका एप्लीकेशन का मतलब है कि इसका यूज कहाँ करोगे आप, इस्तेमाल कहाँ करोगे। ठीक है। तो जब भी मैं लिखूंगा कि जैसो कि, जैसे मैं यहाँ पे एक टॉपिक लिखता हूँ ऐसा कुछ, कि अनंत लंबाई के, देखो आपको पहला टॉपिक में क्लियर हो जाएगा, और बात, अनंत लंबाई के रैखिक आवेश, लीनियर चार्ज। रैखिक आवेश लिखता हूँ, आप समझते हो ना कि मैं कोई रॉड वॉड लेने वाला हूँ। समझ में आ रही बात? रैखिक आवेश के कारण, रैखिक आवेश के कारण किसी बिंदु पर, कौन कौन है जो छाप रहा है मेरे पीछे? बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है कि मेरे पीठ पीछे तुम क्या गुल खिला रहे हो। अनंत लंबाई के रैखिक, हाँ, मैं इधर हूँ, मेरे पीठ पीछे वो कुछ और ही कर रहा है वो। मैं समझाने की पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो छापने की कोशिश में रहता है वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, मुझे पता है दोस्त शैतान होते हैं, ठीक है। तुम भी उसके दोस्त हो, वो भी तुम्हारा दोस्त है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, वापस आओ, ध्यान से सुनो। मतलब शैतान दोनों हैं, और क्या, ये वो थोड़ी बाकी है, दोनों वही के वही हैं। ठीक है, चलो, ये देखो, अनंत लंबाई के रैखिक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी क्या है, हम लोग एक रॉड लेने वाले हैं, ऐसा कुछ हमने ले लिया, सीधा होना चाहिए बस, होप सीधा ही है। और इसको डॉटेड बस लगा देना, ईमानदारी के लिए, बेईमानी ना हो जाए कॉन्सेप्ट से। और ऐसे तीर का चिन्ह लगा भी सकते हो। लेंथ इसकी क्या है, इनफाइनाइट है। इसके कारण जो है सो कि इस पॉइंट पे, जो यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये पॉइंट हम लोगों का पी है, और इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई पी। टोटल क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, ये मुझे ज्ञात करना है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पढ़े भी हो, कोई बताएगा कितना होता है?
खड़ा होके बताइए, बोल। 2k लैम्डा बाई 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा ऊपर रहेगा, तो आप ठीक से बोल दीजिए थोड़ा सा, कैसे बोलेंगे उसको? 2k लैम्डा साइन थीटा बटा आर, यही ना कह रहे हैं आप? ठीक है, और कोई कुछ कहेगा? और कुछ ठीक कर दीजिए आप लोग। अरे भाई इनफाइनाइट लेंथ है, इसको ठीक कर दीजिए, बोलिए। वेरी नाइस, 2k लैम्डा बाई यार। भाई साहब जब ये इनफाइनाइट हुआ था तो यहाँ पर जो अल्फा और बीटा था, याद करो, ये 90 हो गए थे, याद आया? तो ये 90 हो जाएगा, ऐसे करोगे भी तो ये 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2k लैम्डा बाई आर। कोई दिक्कत? ठीक है, बढ़िया। मैंने 2-3 तरीके से समझाया था, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपका भविष्य नरक होने वाला है। चलो ठीक है, तो फिर से ये हम लोग काम कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, क्यों? टाइम पास करना है? नहीं, ये जो गॉसेस थ्योरम है, हमने जो सीखा है उसको यूज करके अब हम लोग करेंगे क्या, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, और ये कंपेयर करेंगे कि हम लोग जब कूलम्स लॉ अप्लाई करते थे, कूलम्स लॉ से जब यहाँ निकाले थे, तो कितना लंबा जो है सो कि एक्सप्रेशन डेरिवेशन करके EX निकालना पड़ा था, EY का एक्सप्रेशन निकालना पड़ा था, फिर ये सोचना पड़ा था कि ये अल्फा 90 होगा, बीटा 90 होगा, उसके बाद जो है सो कि हमारा वो स्पेशल केस में जाके इनफाइनाइट वाला के लिए हमने निकाला था, तो यह रिजल्ट आया था 2k लैम्डा बाई आर, है ना? बोलो, अरे बोलो। देखो हम गांव के लोग उसे तो कहेम ना कि गलत कहत होगी तो कह, तो तुम लोग बोलोगे ना, अगर केहू कह था गलत कहत हुई तो कह, हाँ, बेचारा वो शर्मा जाएगा। ठीक है, तो गांव का लोग की तरह हम नहीं कहेंगे ना, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए उस तरह का। बोलिए आप लोग, फिर आप उस दिन वाला काम कर रहे हैं, बोला कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ बताओ? यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैं लगाने वाला हूँ गॉस का थ्योरम, लेकिन मुसीबत ये है, चार्ज तो हम लोगों ने इस पे लिया ही नहीं, रैखिक आवेश है ना भाई, चार्ज ले लो। चलो, मुसीबत अभी ये है कि भाई गॉस थ्योरम अप्लाई किस पे होता है? बंद सतह पे, ठीक है। तो अब बंद सतह हम लोग जो है सो कि कैसे लेंगे, कैसे इमेजिन करेंगे? तो सुनो, बंद सतह जो आप लेने वाले हो उसी को हम कहते हैं गॉसियन सतह, कहीं लिखा भी गया था, वैसा सतह जिस पे गॉस का प्रमेय लागू किया जा सके गॉसियन सतह कहलाता है। आई बात समझ में? तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको सरफेस ऐसे इमेजिन करने होते हैं, ऐसे सोचने होते हैं। हम बैटरी लगा लेनी, बैटरी हम लगा लेनी, नहीं तो बातचीत खत्म, ठीक बा? तो ये लाइन चार्ज है, क्या है बोलिए? लाइन चार्ज है। तो हमको करना क्या है, इस आवेश को मुझे क्लोज सरफेस के अंदर करना है। तो अभी जो है सो कि मैं यहाँ पे एक सिलेंडर इमेजिन करना वाला हूँ, सिलेंडर बोले तो बेलन, ठीक है। अब बेलनाकार ऐसा कुछ इमेजिन करने वाला हूँ, लेकिन उस बेलन की जो त्रिज्या होगी, रेडियस, बेलन में आधार वृत्ताकार होता है, नीचे ऊपर वृत्ताकार होता है ना, सर्कल। तो ऐसा यहाँ पे सिलेंडर एक इमेजिन करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से, जिसका जो रेडियस होगा ना, ध्यान सुनिएगा, इसके सेंटर पे ये लाइन चार्ज होगा, और यहां से जो इसका रेडियस होगा वो ये वाला डिस्टेंस होगा। आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं, जल्दी बताइए, हाँ या ना? समझ में आया? फिर से मैं ये कहना चाहता हूं, मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बनाने वाला हूँ, इस सिलेंडर के सेंटर से, ठीक है, आपको बिल्कुल मैं ऐसे यहाँ पे करके दिखाया, रहो मत। कुछ दिखा आपको? ऐसा कुछ, इस सिलेंडर के सेंटर से ये लाइन जा रहा है, और इस सिलेंडर का जो ये रेडियस है, ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या किसके बराबर है? ये जो डिस्टेंस है आर, जहां पे निकालना था मेरे को वहां, उसके बराबर, ये इस डिस्टेंस के बराबर है। अगर ये डिस्टेंस और बड़ा होता तो बड़ा और मैं त्रिज्या का सिलेंडर इमेजिन करता। ये अगर छोटा होता डिस्टेंस, अगर इधर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, तो मैं इतना ही रेडियस का सिलेंडर इमेजिन। पहले ये आप सीख जाओ कि कितना बड़ा कितना छोटा क्यों है किया जाए। क्लियर? दूसरा,
हमने सिलेंडर ही क्यों लिया, स्फीयर भी मैं ले सकता था, गोलाकार घेर सकता था, घन टाइप का ले सकता था, घनाभ टाइप का ले सकता था। और अलग अलग केस में आप एक ही तरह के शेप की बॉडी को इमेजिन नहीं कर सकते, अलग अलग करने ही पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट चार्ज लेता ना, तो इसके चारों तरफ जैसे यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और मेरे से कहोगे सर यहाँ पे गॉसियन सरफेस एक बनाइए, तो मैं स्फेरिकल बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने सिलेंड्रिकल चुना, कारण है इसका, बताता हूँ कारण क्या है। कि आपको जब भी सरफेस चुनने होते हैं, एक क्लोज सरफेस चुनने होते हैं, जिसको गॉसियन सरफेस आप कहोगे, जिस पे गॉस का थ्योरम अप्लाई करोगे, वो क्लोज सरफेस ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और जो सरफेस आप ले रहे हो उसके एरिया वेक्टर या तो सेम डायरेक्शन में या एक दूसरे के ऑपोजिट हो या फिर बीच का एंगल 90। क्यों? क्योंकि भैया जब फ्लक्स आप कैलकुलेट करते हो तो आता है डॉट, उसमें ई डॉट डी ए होता है और डॉट के लिए कॉस आता है और कॉस थीटा 0 पे 1 देता है, 90 पे रिजल्ट 0 देता है और 180 पे -1 देता है। और इधर उधर कुछ करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। ठीक है, तो अगर आप सोच के देखो कि ये जो रॉड है इसका लेंथ इनफाइनाइट है, तो इसके कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। ठीक से सोचो, आराम आराम से। आपसे बस मैं ये कह रहा हूं कि मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर इमेजिन करा, ऐसे आपको दिख रहा है ये इस टाइप का, बोलो हाँ या ना। अब जो है सो कि ये जो है सो कि हम लोग का ये सिलेंडर है, बीच में ऐसे ही है इस तरह का, ये वायर है, रॉड है, सेंटर से जा रहा है। अब थोड़ा सा इसके सरफेस पे ना, इसके सरफेस पे छोटा सा एरिया इमेजिन करो और इसका एरिया वेक्टर बताओ किधर होगा। ऐसे होगा, इधर वाला जो एरिया होगा इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। और जो रॉड आप रखे हो, ऐसे सोचना जरा, इस रॉड के जो चार्जेस हैं इसके कारण इधर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, ये बात समझ आ रही है आपको, है ना? बोलो। तो अगर यहाँ पे जो सिलेंडर मैंने घेरा है, ये सिलेंडर, उसके सरफेस का छोटा सा एरिया अगर मैं इमेजिन करूं तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा और इसका उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी इधर होगा। ये सिलेंडर ऐसे जा रहा था, ये सिलेंडर ऐसे कर्व इसका मुड़ रहा है, इधर छोटा सा एरिया इमेजिन करो, इसका एरिया वेक्टर बाहर ऐसे होगा। इस पे जो चार्ज है इसके कारण उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, फिर बीच का एंगल 0 होगा। आप सोच के देखो, ये जो सिलेंडर चारों तरफ से जो आपने इमेजिन करा, इसका कोई भी छोटा सा एरिया आप डीए उठा लो और उसका एरिया वेक्टर और उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन, दोनों को ठीक से ऑब्जर्व करो, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। क्लियर? तो जिस दिन आप डॉट करने जाओगे फ्लक्स में ना, तो वो कम आसान हो सकता। दूसरी चीज, आप सरफेस ऐसा इमेजिन करोगे कि उस सरफेस के हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट हो। ठीक है, अब अगर मान लो कि ये रॉड है और मैंने इसके चारों तरफ अगर सिलेंडर इमेजिन किया है, तो आप मुझे एक चीज बताना कि अगर यहां से मैं अगर यहाँ से r डिस्टेंस में जा रहा हूँ इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। इतना ही r डिस्टेंस में मैं यहाँ पे जाऊँ तो बताओ क्या होगा। इतना ही डिस्टेंस में अगर मैं इधर जाऊँ तो क्या मिलेगा, इधर आऊँ तो क्या मिलेगा। उस सिलेंडर के हर पॉइंट पे, उस सिलेंडर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा सवाल बस इतना है कि आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ बताओ क्या है। भैया यहाँ भी 10 है, ये भी तो वही डिस्टेंस है। और ये मत सोचना कि सर ये कम चार्ज है ये ज्यादा चार्ज है, भैया लेंथ इनफाइनाइट है। आई बात समझ में? कहीं भी कोई पॉइंट लोगे वो क्या कहलाएगा, एक तरह से पूरे लाइन चार्ज के ठीक वो मिड पॉइंट आएगा। बात पहले भी समझा चुका हूँ। तो अभी जो है सो कि थोड़ा गौर करना इस बात का, एक तो ऐसे समझो। और यहाँ पे क्या थोड़ा सा 3 डायमेंशनल है, तो सामने वाला सरफेस आपको दिख नहीं रहा, लेकिन सोचो कि रॉड है और सामने वाला सरफेस ऐसे मुड़ते जा रहा है, ऐसे सोचो। ठीक है, तो यहाँ के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, उसी लाइन में आगे बढ़ जाओ, उसी सर्कल में आगे बढ़ जाओ और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो क्या होगा, सेम मिलेगा क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, क्या क्यू बटा आर स्क्वायर। अरे बोलो है ना? ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये एरिया वेक्टर एन कैप इधर ही, थीटा कितना होगा 0 डिग्री। क्लियर? अब मुझे अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ध्यान सुनना, खत्म होने वाली कहानी। अगर मुझे इस बंद सतह से टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या चाहिए कि भैया इस बंद सतह के अंदर टोटल चार्ज कितना है। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा, एक कंफ्यूजन आपको और भी हो सकता है, सर ये सतह को आपने चर्चा नहीं करा, अगर बंद सतह है तो ये भी तो सतह है, ऊपर वाला नीचे वाला भी तो है। और फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो याद रखना टोटल सरफेस से कैलकुलेट करते हैं, ये नहीं कि जैसे कि ये मेरा मर्जी का नहीं है, काम का नहीं है तो उसको छोड़ दे रहा हूँ तो उसको इग्नोर कर देना है। नहीं नहीं नहीं, ये क्लोज सरफेस है, ऊपर से भी ढक्कन है नीचे से भी ढक्कन, ये बंद है भैया पूरा का पूरा। तो फिर इसकी कहानी क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है
इस रॉड से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं है जो ऐसे जा रहा है। तो आप जो सिलेंडर इमेजिन कर रहे हो, अच्छी बात क्या है कि वो जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो और इस एरिया के साथ कंपेयर करो, बीच का एंगल 90 दिखेगा। तो इस सरफेस से गुजरने वाला तो ऐसे भी कोई लाइन आपको नहीं मिल रहा है, न इससे करंट मिलने वाला है, तो इसके कारण फ्लक्स जीरो, इसके कारण फ्लक्स। सही बात समझ में? तो चलो अब हम लोग गॉसेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब गॉसेस थ्योरम क्या कहता है? गॉसेस थ्योरम ये कहता है कि भैया जो टोटल फ्लक्स गुजरता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बताओ? पाई बराबर, जल्दी से बोलना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। एक हम लोग फ्लक्स इससे निकालते हैं, ध्यान सुनना, एक आप फ्लक्स इससे निकालते हो, और गॉस थ्योरम ये कहता है कि भैया अगर क्लोज सरफेस आपने लिया है तो बस इतना कर दो कि 1/ε0 गुना होता है उसके अंदर टोटल चार्ज के। कहानी खत्म। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं वहां से फ्लक्स कैलकुलेट करूं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ध्यान से सुनना, ई डॉट डी ए से कैलकुलेट करूं तो इसी के बराबर आएगा, अगर ये बन सकता है तो। हाँ ना बोलो, ये बात आपको समझ आती है? अगर मैं, मेरे को गॉसेस थ्योरम नहीं पता होता तो मैं फ्लक्स कैसे निकालता? कैसे हम लोगों ने पढ़ा फ्लक्स, बताओ? हमने तो यही पढ़ा था ना, फाई बराबर ई डॉट डी ए, नहीं पढ़ा था? अरे यार, गॉस थ्योरम से पहले तो वही पढ़ा था ना। तो शुरू में हम लोग कैसे निकालते फ्लक्स? उससे निकालते हैं ना। तो मान लो इससे निकाला आपने, कुछ आंसर आया, लेकिन ये बन सतह है और हमको पता है कि बन सतह पे गॉस थ्योरम अप्लाई किए जा सकते हैं, और करूंगा तो ये कह रहा है कि भैया तुम्हारा बन सतह से फ्लक्स अब निकालोगे ना तो जैसे मर्जी करके निकालो, आएगा इतना ही, और ये प्रूव भी हो चुका है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ये समझ आया? बोलो हाँ या ना। तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट। अब एक चीज बताना, आपको पता है कि इंटीग्रेशन साइन से वो चीज बाहर चला जाता है जो कांस्टेंट होता है। इसमें क्या कांस्टेंट है बताओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। समझ आया? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि आपने सरफेस बड़ा ढंग से सोच समझ के लिया था। रहना बोलो, अगर मैं स्फेरिकल लेता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। देखो ये डिस्टेंस कुछ अलग, ये डिस्टेंस कुछ अलग, ये डिस्टेंस कुछ अलग, ये बात समझ में आ रही? अलग अलग हो जाता, ये मुसीबत खड़ी हो जाती। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कौन से केस में कैसा सरफेस आप इमेजिन करोगे। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कहाँ चला जाएगा? बाहर। बचेगा कौन? ये। अब आप कहोगे सर कॉस का, मैंने पहले ही समझा दिया है, कॉस की चिंता मत करो, थीटा कितना है? 0। तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 हो जाएगा। तो आगे क्या बचा? 1/ε0। हाँ, सवाल ये बचता है कि इसके अंदर ये चार्ज कितना है टोटल, सिग्मा क्यों है ये? आप मुझे बताओ। हाँ बोलो बोलो। ये जो हमारा सिलेंडर हमने जो ले रखा है, इसके ऊपर एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, अरे बोलो है ना? वो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम किससे दिखाते हैं? लैम्डा से दिखाते हैं। कोई दिक्कत? ये मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक ये जो हाइट है, छोड़ो हटाओ, यहां से यहां तक मैंने क्या मान लिया? h। क्लियर? अगर ये h है तो बताओ इसके अंदर यहां से यहां तक चार्ज कितना होगा? लैम्डा इंटू एच। भी तो इसके पहले एक काम किए थे ऐसा, ये कौन सी था, जा वो मिटा दिए हैं। अरे वो था ना, रॉड आर पार कर रहा था, तो वहाँ क्या किए थे? लैम्डा इंटू लेंथ किए थे। तो याद रखना हमेशा जब भी एक रॉड के ऊपर चार्ज होता है तो आप उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करो उसके लेंथ से। तो ये एच है, मान लो एच इसके अंदर है, तो एच मल्टीप्लाई क्या कर दोगे? लैम्डा। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना ही वाला मिल जाएगा। चलो तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पे लैम्डा इंटू एच कर दूं? कोई दिक्कत है तो बोलो। अब जरा बताओगे कि ये डी ए क्या है? यहाँ पर वो छोटा सा ये एरिया है जो सिलेंडर के सरफेस पे था। बोलो हाँ या ना? नहीं था, ये बेलन के सतह पर जो है सो कि छोटा सा जो था वो एरिया था। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सोचो हाँ या ना? अरे डी ए डी ए डी ए डी ए चारों तरफ से जब जोड़ोगे, सारा सरफेस जोड़ोगे तो मिलेगा नहीं मिलेगा? और बेलन का जो सरफेस एरिया, ये वाला पूरा नहीं, ऊपर नीचे वाला मत जोड़ना, ये वाला सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr/h। कितना होता है? तो ये हो जाएगा 2π, और रेडियस तो ये लोगे जो आपका डिस्टेंस था r, और हाइट h मैं बोल चुका हूं। तो क्या होगा? 1/ε0 लैम्डा इंटू एच। एच से h गया, कितना आएगा बताओ? E बराबर ये 2πr बटा में आ जाएगा, तो 1/2πr/ε0 इंटू लैम्डा बचेगा। तो क्या होगा बताओ? E बराबर 1/2πr/ε0 इंटू लैम्डा। यही है ना? इस तो कट गया ना? अच्छा, इसको
जरा ध्यान से देखो, अगर के में कन्वर्ट करना है ना, अगर के में कन्वर्ट करना है, ऊपर नीचे सारा 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ऊपर 2 रहने देना, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलके क्या बन जाएगा, के। या चाहो तो मैं एक बार करके दिखाई देता हूँ, ये 2 दूना 4, पाई का पाई, एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा यहाँ पे है, ये कुछ एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, शायद ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहे हैं भाई, रुक जाओ। ओहो, देखो तो, कोई दिक्कत? अभी क्या हुआ, ई बराबर 2, और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, पकड़ के इसको क्या कर सकते हो, ये लैम्डा है। नहीं समझ आया? देखो, मैं हूँ मार्टर साहब। क्या हूँ? हाँ, रास्ता चलते बोल मत देना है मार्टर साहब, बड़ा बुरा लगता है, खराब लगता है। कोई बोलता है ना कि मास्टर मार्टर, तो बड़ा खराब लगता है, क्योंकि बोलता है वो उसी टोंट में है, वो टोंटे मारने के लिए बोलता है। ठीक है, तो मैं इसको बार बार अपने आप को बोलते रहता हूँ कि कोई बोले तो नहीं। सही बता रहा हूँ, जिस दिन तुम टीचर बनोगे ना, देखना, लोग ऐसी भाव से बुलाते हैं, का मास्टर, कालवा, ऐसे ही बोलते हैं लोग। उसको कोई वैल्यू नहीं है, क्या पढ़ा रहे हो, टीचर हो। वो तुम्हारे नज़र में थोड़ा बहुत जो रिस्पेक्ट है, वही बचा हुआ रिस्पेक्ट है, ये भी जाएगा, एक दिन खत्म होने वाला है। ये जो आपके नज़र में दिख रहा है ना, जिस दिन आप भी पैसे वैसे कमाने लगोगे, बाल बच्चे जरा आदमी हो जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा उम्र बढ़ जाएगी, उस दिन ये सब भी खत्म हो जाएगा, आप भी एकदम जेंटल, वो एक नॉर्मल बात करोगे। ये चीज़ होता है, बचपना में होता है, छोटे बच्चे ही जो होते हैं ना, उनके लिए वो टीचर आइडियल होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनको अपने आप में अनुभव होने लगता है, वो जीवन को समझने लगते हैं, फिर लगता है अच्छा, ये भी हम में से एक है, ज़्यादा वैल्यू नहीं देने का इसको। ठीक है, हाँ, ऐसा कुछ फीलिंग आता है। चलो कोई बात नहीं, खैर, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, बड़ा बुरा, शुरू शुरू में बुरा लगता है, जो आदमी नहीं सोचेगा उसको खराब लगता है, उसको जब बोलो ए डॉक्टर, ए मास्टर, ऐसे, ठीक है, तो खराब लगता है। चलो कोई नहीं, समझ आया नहीं है, आगे बढ़े, बोलो हाँ या ना। अब देखो, मुझे आपको पढ़ाना था, तो मैं क्या हूँ, मास्टर साहब, टीचर हूँ मैं, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। अदरवाइज ध्यान से सुनना, ये देखो, प्लस 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 चलेगा, ये इतना डिस्टेंस से मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, जल्दी से बताओ। एक ऐसा सिलेंडर इमेजिन करना है जिसका रेडियस कितना हो, इस डिस्टेंस के बराबर हो, बोलो हाँ या ना। इस इनफाइनाइट रॉड के कारण इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट। मैं सीधे फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो कौन सा, ई डॉट डी ए बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। इसका हाइट कितना माना था मैंने, एच, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना था, लैम्डा। ई बाहर जाएगा, डी का इंटीग्रेशन मुझे तुरंत दिखेगा, क्या बोलो, 2πRh 1/ε0, ये कितना था, लैम्डा इंटू एच, एच से एच मर गया, ई बराबर 1/2πr ε0 इंटू लैम्डा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छे से सजा दो, आ जाएगा 2k λ/r, कहानी खत्म। नहीं आया? समझ आया? मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा, थोड़ा और साफ से बनाता तो 1 मिनट और लगता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन आप लोगों का जो लेवल है ना भाई, उसके लिए प्यार प्यार से चीज़ें करनी पड़ती हैं, धीरे धीरे समझाना पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप मुझे बताओ कि इनफाइनाइट रॉड के कारण, अगर इनफाइनाइट लेंथ का रॉड हो, उसके कारण किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है थोड़े डिस्टेंस पे, तो गॉस थ्योरम अच्छा है या वो वाला अच्छा है जो पढ़ के आ रहे हो आप, ये अच्छा है, समझ आया? तो गॉस थ्योरम, देखो क्या ये वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, गजब का चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियल में होता नहीं है, हमने उसको इमेजिन किया है, सोचा है, बस उसको फील करने के लिए अपना, हाँ एक है कि रियल पैटर्न है, वैसे हमको एक पैटर्न देखने को मिलता है, इसलिए वैसे ही बनाते हैं, वैसे ही कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन करा। उसके बाद क्या हमने डिफाइन किया, वर्चुअल चीज, तो फ्लक्स। रियल लाइफ में फ्लक्स एग्जिस्ट थोड़ी करता, रियल लाइफ में फ्लक्स का कुछ खास उतना है नहीं, ठीक है। फिर फ्लक्स से हमने क्या, गॉस थ्योरम को डिफाइन किया। उसके बाद जो है सो गॉस थ्योरम का आप यूज कर रहे हो और रिजल्ट क्या मिल रहा है, सही, यानी ये है, आप भले ही जो है सो कि सपनों में खिचड़ी बनाओ, लेकिन अगर पेट सच में भर जाए तो भाई मानना पड़ेगा कि खिचड़ी बना था, सही बात समझ में, खाना बना था, अरे हाँ कि ना।